सो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक रिलेटिवली जो है मेजर डिसऑर्डर है, और इसमें जो है काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह जो है प्रॉपर होना चाहिए, मेडिकेशन रेगुलर होना चाहिए, और लाइक एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर अगर प्रॉपर केयर की जाए तो पीपल कैन लिव नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। तो इसके जो है हम एक एक करके जो है इसके एस्पेक्ट्स जो है कवर करेंगे सारे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड कहाँ से आया। सो स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आया है। पहला वर्ड है स्काइजीन, जिसका मतलब होता है टू स्प्लिट, और दूसरा जो है फ्रेन, फ्रेन का मतलब होता है माइंड। सो इन दोनों ग्रीक वर्ड्स को मिला के मॉडर्न लैटिन में जो वर्ड बना वो स्किज़ोफ्रेनिया बना। ये जो है अगर लिटरली हम इसका मीनिंग लें तो हो जाएगा कि स्प्लिट माइंड, कई लोग इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं, लेकिन वो गलत है। इट इज़ नॉट स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो एक अलग डिसऑर्डर है। एक डिसऑर्डर होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहीं बोला जाता है। वो अलग डिफरेंट चीज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया अलग चीज़ है। सो वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि स्किज़ोफ्रेनिया मींस स्प्लिट ऑफ माइंड, सो इट इज स्प्लिट पर्सनैलिटी। नो, इट इज नॉट। और यूजुअली जो है ये अर्ली 20s में इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आगे और हम डेप्थ में जाएंगे तो लेट टीन्स और अर्ली 20s जो है यहाँ पे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हो सकता, इसके बाद में नहीं हो सकता, बट जनरली जो है स्टैंडर्ड ये है। अभी धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे। और एक की एस्पेक्ट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का ये होता है, वो होता है हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। सो हेलुसिनेशंस तो कोई से भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और डिल्यूजन जो है वो भी कई तरीके के हो सकते हैं। सो हम हेलुसिनेशन के बारे में बात कर ही चुके हैं। इट इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, एंड डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ। तो अगर हम ब्रॉडली डिल्यूजन्स को कैटेगराइज करें तो सभी डिल्यूजन्स जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में आ सकते हैं। वन इज बिजार एंड अदर इज नॉन बिजार, BIZARRE। सो बिजार और नॉन बिजार क्या होता है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिजार वो होता है जिसको सुनते ही आपको पता चल जाए कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता, ये आदमी वैसे ही बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कोई कहे कि मेरे दिमाग से जो है तुम थॉट्स को चुरा लेते हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी नो दैट। या कोई कहे कि मुझे जो है भगवान ने इस धरती पे भेजा है और मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पूरी धरती को हिला सकता हूँ, सो दिस इज अगेन फॉल्स बिलीफ विच इज़ बिजार वाला। सुनते ही पता लग जाता है कि हाँ कुछ मेंटल सेटअप में प्रॉब्लम है इंडियन के। नॉन बिजार में क्या है कि जो वो बोल रहा होता है वो पॉसिबल तो होता है, लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली जब एनालाइज करोगे तो निकल के आएगा नहीं नहीं ऐसा हो नहीं रहा है, होना पॉसिबल है लेकिन हो नहीं रहा है। जैसे कोई कहे कि जो गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, IB है, CBI है, वो मेरे पीछे पड़ी है। यस, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, किसी के पीछे पड़ सकती है, कोई क्रिमिनल होगा। या आप उससे पूछो कि भाई तुम करते क्या हो, कुछ नहीं मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। कोई क्रिमिनल केस है तुम्हारा? नहीं। कोई फ्रेंड्स तुम्हारे गलत है? नहीं। कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं करता है इंडिविजुअल, तो फिर क्यों ED IB और CBI तुम्हारे पीछे पड़ेगी? नहीं बस पड़ी है, मुझे पता है। क्यों? कोई रीजन नहीं दे पाएगा, ना उसका कोई प्रूफ दे पाएगा, लेकिन बिलीफ उसका रहेगा। तो ये नॉन बिजार हुआ। तो इस तरह से जो है बहुत तरह के डिलीजन्स हो सकते हैं जो इन ब्रॉडली दो कैटेगरी में आएंगे, बिजार एंड नॉन बिजार। सो कुछ एक डिलीजन्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक होता है निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक में क्या होता है कि इंडिविजुअल फील्स दैट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एंड, समथिंग इज हैपनिंग, जिससे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे फ्लड आएगा, पूरी दुनिया बह जाएगी, या कोई जो स्पेस से जो है कुछ चीज गिरेगी और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। फिर एक होता है ग्रैंडियोसिटी का, जो अभी मैंने बताया मुझ में इतनी ताकत है पूरी धरती को हिला सकता हूँ। फिर जो है परसिक्यूटरी भी होता है,
ये काफी कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया। पर्सिक्यूटिव में क्या उसको लगा होता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, somebody is trying to harm him or her, और somebody is plotting, planning against him or her, ये इस तरह का होता है। फिर इरोटोमैनिया भी होता है, डिल्यूजन ऑफ इरोटोमैनिया, इरोटोमैनिक या इरोटोमैनिया। उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लगा था कोई बड़ी सेलिब्रिटी या बहुत कोई फेमस पर्सन जो है उसके साथ में, दैट पर्सन इज इन लव विद हिम और हर, और जबकि उससे कभी मिला भी नहीं होगा, कोई जान पहचान भी नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट व्हाट्सओवर, बट इसको ये होगा कि दैट पर्सन लव्स मी। तो अब ये जो है, जैसे अभी लास्ट वाला जो मैंने बताया इरोटोमैनिया वाला, तो ये बिजार है, सुनते ही पता लग जाता है कि उससे तुम मिले नहीं, तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हाउ दैट पर्सन कैन लव यू। तो इस तरह से हर जो डिलीजन को जो है ब्रॉडली इन दोनों कैटेगरी में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम इंडिया में प्रेवलेंस की बात करें, अबाउट 1% ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर। 1% का मतलब 140 करोड़ में से 1%, 1 करोड़ 40 लाख। You never know who that person is. Then characteristics जो है, अच्छा ये ध्यान रखना कि स्किज़ोफ्रेनिया इज treatable but it is not curable. It is treatable but not curable. तो इसमें ड्रग थेरेपी जो है काफी प्रोडक्टिव होती है और उसके बिना ये ठीक हो भी नहीं सकता है। तो ड्रग थेरेपी जो है बिल्कुल होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द साइकोथेरेपी या जो भी काउंसलिंग करनी है। अच्छा, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उसको ब्रॉडली हम जो है 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। जैसे एक हो गया पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का क्या मतलब है? पॉजिटिव मीन्स टू ऐड समथिंग, so there is something in that person's behavior, there is presence of something in behavior, something has been added in the person's behavior which should not be there. जैसे अभी मैंने बताया डिल्यूजन, डिल्यूजन होना नहीं चाहिए लेकिन है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम है। हेलुसिनेशन होना नहीं चाहिए मगर है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम है। और इसी तरह थॉट डिसऑर्डर भी हो सकता है, किसी तरह का जो है उसको थॉट उसके दिमाग में है जो कि नहीं होना चाहिए पर है, सो ये हुए पॉजिटिव सिम्टम्स। अब थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जैसे द पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, उसको स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता है, लॉजिकली नहीं सोच पाएगा, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है डिमिनिश्ड हो जाएंगी, लैंग्वेज जो है डिसकनेक्टेड होगी, नॉनसेंसिकल होगी, इट विल नॉट बी मेकिंग एनी सेंस। कन्वर्सेशन जो है बातचीत नहीं कर पाएगा वो, कि बातचीत करने के लिए आपको सामने वाले की बात समझनी पड़ेगी, अपनी बात जो है लॉजिकल तरीके से बोलनी पड़ेगी, सो वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, दे विल बी एलिनेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। सो और डिल्यूजन बहुत कॉमन चीज है स्किज़ोफ्रेनिया में, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया वाले को डिल्यूजन है तो जो सबसे कॉमन है वो जो मैंने बताया था पैरानॉइड डिल्यूजन है कि somebody is plotting planning against him or her। और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि समथिंग विच शुड बी देयर बट इज नॉट देयर, कुछ होना चाहिए मगर वो है नहीं। जैसे कि अगर कोई दुख की बात बताए तो मुझे इमोशंस दुख वाले आने चाहिए, खुशी की बताए तो खुशी वाले इमोशंस आने चाहिए, इनमें ये नहीं होगा। इनमें क्या होगा कि देयर विल बी फ्लैट और ब्लंटेड इफेक्ट, बिल्कुल जो है फ्लैट, या जैसे कि कोई इमोशन है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अपैथी, अपैथी मतलब किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ना, विड्रॉल, लेना देना नहीं किसी चीज से, ऐसे जो है ये होगा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मगर होती हैं, मीन्स नेगेटिव सिम्टम्स। सो हमको जो है नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स भी देखने हैं। देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स विच शुड नॉट बी देयर बट आर देयर, देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स विच शुड बी देयर बट दे आर नॉट देयर। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम क्लियर हो गया? ठीक है। अब ऑनसेट वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एनी पॉइंट ऑफ लाइफ में इट कैन स्ट्राइक, पर जो है एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेट एडोलेसेंट तो वही हो गया 18, 19, 20, और अर्ली एडल्टहुड का मतलब हो गया 20 to 40, इसमें जो है सबसे ज़्यादा होता है। और अगर पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को भी स्किज़ोफ्रेनिया है
तो 1% चांस है कि उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चे को भी हो। लेकिन अगर दोनों को है तो 13% चांस हो जाते हैं, मतलब जेनेटिक इसमें काफी कंट्रीब्यूशन होता है। तो 16 to 25 के बीच में जो है मैक्सिमम होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेट टीन और अर्ली एडल्टहुड इसमें होता है। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इट इज नॉट ए स्प्लिट पर्सनैलिटी। नॉर्मली 30 के बाद में जो है नहीं होता, नॉर्मली बोला मैंने, गारंटी नहीं है। और 40 के बाद में तो बहुत रेयर होता है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे चांसेस कम होते जाएंगे, गारंटी नहीं है, चांसेस आर वेरी रेयर। और जो अगर हम जो 16 to 25 वाला एज ग्रुप की बात करें, वहां पे वीमेन आर मोर अफेक्टेड, बट 25 to 30 वाले एज ग्रुप में मेन आर मोर अफेक्टेड। तो दैट इज ऑल्सो देयर, जेंडर का भी एक रोल है। फिर अब जो है स्किज़ोफ्रेनिया होने पर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे कुछ एक तो मैं बता चुका हूँ कि उसकी लैंग्वेज अफेक्टेड हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो कॉग्निशन। मेमोरी अफेक्टेड हो जाएगी, लॉजिकल फैकल्टी जो है ब्रेन की, एनालिटिकल फैकल्टी, वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। और जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बिना स्किज़ोफ्रेनिया हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सेंट्रल एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इज द की एस्पेक्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, अपार्ट फ्रॉम जो हम बात कर चुके हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स के अलावा की बात कर रहा हूँ। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होगा। और आगे आएगी वैसे ये बात, लेकिन यहाँ पे बात उठी इसलिए मैं इसको यहीं पे ऐड खत्म कर देता हूँ कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इंडिविजुअल फील्ड्स में होगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। होगा इम्पेयरमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पर क्योंकि हर फील्ड में थोड़ा 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 इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो वो कुल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे थोड़ी मेमोरी भी कम हो गई, थोड़ा लॉजिकल फैकल्टी भी कम हो गई, थोड़ा विजुअल स्पेशियल सेंस भी कम हो गई, थोड़ा रिकॉग्निशन भी कम हो गया फेसेस का, लैंग्वेज भी इम्पेयर्ड हो गई, तो कुल मिला के जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो होना ही है अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो। पर ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। यानी कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन हो तो इंडिविजुअल जो है कुछ भी कर सकता है। एक मैथमेटिशियन थे जॉन नैश, तो अमेरिकन थे, तो जॉन फोर्ब्स नैश, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया था। उनकी लाइफ पे एक मूवी भी बनी है, ए ब्यूटीफुल माइंड। तो उस मूवी में टोटली इसी रियल लाइफ कैरेक्टर जो है जॉन नैश के ऊपर बना है। उन्होंने जो है एक मैथमेटिक्स में थ्योरी है, गेम थ्योरी कहते हैं, वो भी बनाई। उस गेम थ्योरी बनाने के लिए उनको प्राइज भी मिला। अपार्ट फ्रॉम हिम 2 other people वर आल्सो इन्वॉल्व, 2 और लोग थे उनके साथ में। पर पॉइंट इज कि उन्होंने 3 लोगों के साथ में मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जिससे कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला और उनको प्राइज भी मिला। सो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो प्रोवाइडेड यू टेक द राइट मेडिकेशन एंड डू द राइट थिंग्स। इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अब जो जेनेटिक, एनवायरमेंटल, न्यूरोबायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। मतलब जेनेटिक्स का भी रोल है, वो हमने बात किया है। एक पेरेंट मतलब 1%, दोनों तो मतलब 13% उसका रोल है। एनवायरनमेंट, वो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, डायस्थेसिस मॉडल, कि जीन्स हैं और एनवायरनमेंट फेवरेबल मिल गया तो एक्सप्रेस हो जाएंगे वो जीन्स। खाली जीन्स गारंटी नहीं है। अब जैसे जॉन नैश का जो मैंने बताया था, जॉन नैश के 2 बेटे थे, तो उनमें से एक तो उन्हीं की तरह जीनियस था मैथमेटिक्स में, दूसरा नहीं था इतना जीनियस। अच्छा था लेकिन इनकी तरह जीनियस नहीं था। तो जो जीनियस वाला इनका बेटा था उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया था। तो जेनेटिक रोल तो है। और अगर कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे लोग, हमने बात की थी ना, MDMA रेव पार्टी वगैरह में लेते हैं, सो
जो रिक्रिएशन जो या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी जो हैं कई होती हैं जो उनको लोग यूज करते हैं नशे के तौर पे, दे कैन कॉज द सिम्टम्स एंड दे में वर्सन द सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स हैं तो और खराब हो जाएंगे और अगर नहीं है तो आ सकते हैं। तो अगर करंट रिसर्च की बात करें तो न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्च है, उसके हिसाब से कोई एक सिंगल रीजन हम नहीं कह सकते कि बस सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो आगे स्काइजीन और फ्रेन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बता चुका हूँ। अब एक और चीज जो है होती है स्किज़ोफ्रेनिया में, वो होती है सोशल प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इंडिविजुअल का जो है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, मैरिड लाइफ उसकी नहीं चल पाएगी, कमाएगा नहीं तो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होगी तो होमलेसनेस होगी, और जो है इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन जो है स्किज़ोफ्रेनिया वालों का कंपेयर टू अदर पीपल 12 to 15 ईयर्स कम होता है। जैसे मान लो कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है 75 ईयर्स है, तो इनका जो है 62 to 60 मान के चलो, 63 to 63 जो है होगा। और लाइक मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स, इसमें भी जो है सुसाइड रेट जो है चांसेस काफ़ी है, 5% लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो अब अगर हम टेस्ट की बात करें स्किज़ोफ्रेनिया का, बुक में तो 3 लिखे हुए हैं, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन अगर हम क्लिनिकली बात करें तो कोई ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है कि हमने टेस्ट किया और हमें पता चल गया कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो हमने बातें करी हैं, जो जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो सब चीज़ें जो है उसमें डेफिसिट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हम कर सकते हैं। तो अगर मोस्टली हर चीज़ में डेफिसिट मिल रहा है और बाकी हेलुसिनेशन डिल्यूजन है, तो फिर और पॉजिटिव सिम्टम्स हैं नेगेटिव सिम्टम्स हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ स्किज़ोफ्रेनिया। जैसा कि मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया में जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो होना ही होना है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ही आप चेक कर सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल मैंने बता दिया, कोई सिंगल टेस्ट है नहीं, कोई सिंगल ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है कि आप कर लो और बोल दो कि हाँ है या नहीं है। तो पहला है कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा तो अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस इम्पेयर्ड होगा। तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टास्क वाले जो टेस्ट होंगे जिसमें लगातार करते रहना, तो जो कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस डाउन होगा, बहुत ज़्यादा डाउन होगा ये नहीं बोला मैंने जैसा कि ऑलरेडी बोला हुआ कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो वो इसमें भी कम हो जाता है, तो एवरेज जो है और लोगों का जो होगा उससे कम मिलेगा। ठीक है, दूसरा है कोवर्ट विजुअल ओरिएंटेशन टेस्ट। जैसा कि नाम से है, कोवर्ट का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है, विजुअल का मतलब आईसाइट से रिलेटेड, ओरिएंटेशन मतलब वो विजुअल स्पेशियल जो है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कौन सी चीज़ कहाँ है कैसे है, ये सब जो है, तो वो कोवर्ट विजुअल ओरिएंटेशन टेस्ट है। इसमें भी इनकी परफॉर्मेंस औरों से लो मिलेगी, बहुत लो मिलेगी नहीं लेकिन लो मिलेगी। फिर एक होता है स्ट्रूप टेस्ट, ये समझ लो, ये काफ़ी जगह पे यूज़ भी होता है स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा भी। इसको ऐसे समझो जैसे अगर ABCD लिखा हुआ है, तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी जो ABCD बड़ी तेजी से पढ़ देगा, और चाहे वो किसी भी कलर में लिखा हो, है ना, अगर आदमी कलर ब्लाइंड नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ देगा उसको इजीली। लेकिन हम जैसे ए हमने ग्रीन कलर में लिखा, या इसको ऐसे समझो कि हमने कलर्स के नाम जो है वो लिखे हुए हैं डिफरेंट कलर से, जैसे ग्रीन हमने रेड में लिखा हुआ है, हमने रेड जो है ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू कलर जो है और ऑरेंज में लिखा हुआ है, ऐसे डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं। तो आदमी को बोला जाए कि पढ़ो ये कौन से कलर से क्या लिखा हुआ, तो इजीली पढ़ देगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम बोलेंगे लिखा कुछ भी हो, तुम बोलोगे वो जिस कलर में वो लिखा है। इफ ग्रीन इज रिटन इन रेड कलर, यू विल नॉट स्पीक ग्रीन, यू विल स्पीक रेड। अगर रेड वर्ड जो है येलो में लिखा हुआ है, यू विल नॉट स्पीक रेड, यू विल स्पीक येलो। तो क्योंकि हमने लाइफ लॉन्ग जो है अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को पढ़ा है जो लिखा हुआ है, तो उसको उस इम्पल्स को दबा के उसका कलर बोलने में दिक्कत आएगी, हमारे को सबको आएगी, नॉर्मल आदमी को भी आएगी, कि वो ओरिजिनल इम्पल्स है उसको रोकना है और कंट्रोल करके कुछ और बोलना है जो लॉजिकली है होना है।
तो इम्पल्स कंट्रोल जो है जरूरी है इसमें। तो हर एक इंसान जो है परफॉर्मेंस डाउन आती है स्ट्रूप टेस्ट में, नॉर्मल इंसान की भी। वैसे पढ़ा और कलर बोला, टाइम बढ़ जाएगा, पर इनका स्किज़ोफ्रेनिया वालों का नॉर्मल आदमी से भी कम ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस खराब होता है। तो यहाँ पे भी हमको पता लग जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है हर जगह थोड़ा 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 होगा, तो वो इम्पल्स कंट्रोल में भी है कि लॉजिक कहता है ये बोलो, लॉजिकल फैकल्टी इनकी काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, और इम्पल्स कंट्रोल होगा तभी वो आदमी नहीं उसको लॉजिकल चीजों को कर पाएगा। तो इम्पल्स कंट्रोल है नहीं, तो इम्पल्स कंट्रोल में भी प्रॉब्लम है, लॉजिकल फैकल्टी में भी प्रॉब्लम है, तो परफॉर्मेंस खराब होगी। तो जो लर्नड टेंडेंसी है उनको इनहिबिट नहीं कर पा रहे होते ये। और जो न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर या सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो दिखाई देता है वो मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है। मेमोरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसमें जो लिखा है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब शुरुआत कहाँ से होती है। तो पहला है वही जेनेटिक, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगेन इसमें जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो थे उसमें 50% कॉन्कॉर्डेंस रेट है। कॉन्कॉर्डेंस मतलब एक को है तो दूसरे को होना। और डाइजाइगोटिक है तो उसमें 17% है। अच्छा, ये इवन तब भी देखा गया है कि इवन इफ द ट्विंस वर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फैमिलीज, तब भी ये कॉन्कॉर्डेंस रेट है। ये नहीं कि भाई सेम फैमिली में रहेंगे तभी होगा, या दोनों का एनवायरनमेंट एक था तभी ऐसा निकला, नहीं, डिफरेंट एनवायरनमेंट है तब भी, मतलब जीन्स का काफी कंट्रीब्यूशन है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जीन्स और एनवायरनमेंट ये इंटरेक्ट करते हैं। तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं, लेकिन कोई हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट में ये होगा तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट फैक्टर मैटर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्री नेटल। प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले। तो कभी कहीं ये आपको लिखा मिल जाएगा कि जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, मतलब पैदा होते टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी वजह से 25 to 30% जनरल पॉपुलेशन में डेवलप होता है स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन ऐसा कोई इसके कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, ये ध्यान हमेशा रखना। कोई सिंगल स्टडी से कभी कुछ प्रूव नहीं होता है। आगे कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा इसी चैप्टर में कि एक स्टडी तो कंफर्म कर रही है कि कोई पॉइंट है और दूसरी स्टडी कर रही है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये तो किसी एक पर्टिकुलर स्टडी के बारे में इन्होंने लिख दिया है। और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें ये पाया नहीं गया कि ऑब्स्टेट्रिक जो है कोई इवेंट की कॉम्प्लिकेशन से हुआ हो, मतलब बर्थ कोई के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो। तो जब अधिकतर में नहीं हुआ है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है। प्रीनेटल मतलब बच्चा भी पेट में है, माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई उससे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। सो ये कंक्लूसिव नहीं है, बट सम ऑफ द स्टडीज डू से दैट। फिर एक स्टडी जो है ये भी कहती है कि जो विंटर में लोग पैदा होते हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब अगेन एक स्टडी कहती है, तो इसका कोई लॉजिकल एनालिसिस करके हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा है। हाँ, ये जरूर है कि विंटर में जो है जो वायरल इन्फेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो और ये धूप भी कम निकलती है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी भी ज्यादा हो सकती है विंटर में। तो ये कॉज तो चलो ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन विंटर में जो पैदा होगा उसको हो जाएगा ये कोई गारंटी थोड़ी हुई। अगर किसी को धूप सफिशिएंट मिल रही है विंटर में, इंडिया में तो विंटर में भी धूप मिलती ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और किसी को इन्फेक्शन नहीं हो तो ये थोड़ी कि विंटर में पैदा हो तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज नॉट कंक्लूसिव कि क्यों हुआ नहीं कह सकते हैं, बट दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स विच पीपल जनरली से। देन फीटल ग्रोथ का भी है कि बर्थ के टाइम में जो है अगर लो बर्थ रेट है, बर्थ वेट है, तो भी जो है स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाते हैं। बट अगेन कोई जो है लिंक कोरिलेशन नहीं मिला कि भाई जो भी स्किज़ोफ्रेनिया है उनका बर्थ में के टाइम पे लो वेट था।
फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा अगर हम बात करें कि उसको हाइपोक्सिया हुआ है तो मेटाबॉलिज्म उसका इफेक्ट होगा, लेकिन इसके भी अगेन जो है रिस्क फैक्टर जरूर है, लेकिन कोई गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से जो है इमीडिएटली बिफोर बर्थ और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसकी वजह से हुआ है। सो हर तरह की स्टडी है। एक होता है फीटल हाइपोक्सिया, जो प्री नेटल की हम बात करें तो 3 स्टेजेस होती हैं, जाइगोटिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। सो फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन टिल 2 वीक जाइगोट होता है। So end of 2 week to end of 2 lunar month. Lunar month means 28 days का month. So क्योंकि फीमेल्स की menstrual cycle जो है lunar month के हिसाब से चलती है and moon का एक month जो है 28 days का होता है, तो इसलिए lunar month बोलते हैं. So from the end of second week till the end of second lunar month ये होगा जो embryonic stage, और last from the end of second lunar month till birth ये fetus होता है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये फीटल हाइपोक्सिया की, मतलब 2 महीने के बाद की बात हो रही है। तो उस दौरान जो है अगर अच्छा जीन्स तो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूँ, तो वो अगर उस टाइम हाइपोक्सिया हो तो जो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का होता है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। वॉल्यूम मतलब साइज कम हो जाएगा, ठीक है। पर अगेन और ये देखा गया कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनका हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम में कम होता है। तो ये 2 अलग अलग बातें सुनने में एक सी लग रही हैं। हाइपोक्सिया हुआ तो हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम कम हुआ, ये एक बात है, और जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनका जनरली हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम कम होता है, ये दूसरी बात है। कोरिलेटेड नहीं कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया हुआ इसलिए जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। ज्यादा रिस्क फैक्टर कह सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट नहीं कह सकते हो, क्योंकि जीन्स तो आइडेंटिफाई है ही नहीं। देन आता है अदर फैक्टर्स में। सो अगेन प्रीनेटल में जो मैल न्यूट्रिशन है, मतलब मदर को जो है खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या प्रीनेटल इन्फेक्शन है, मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो भी जो है चांसेस हैं। और वो क्यों कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं बॉडी के उसमें एबिरेशंस आ सकते हैं। एबिरेशन का मतलब है जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो क्रोमोसोमल एबिरेशन जो है या म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है कि वेरिएशंस, ठीक है, ऐसे वेरिएशन जो नॉर्मल नहीं है। तो क्रोमोसोमल एबिरेशन भी हो सकता है और म्यूटेशन भी, चेंज होके कुछ और ही बन गया वो भी पॉसिबल है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, गारंटीज नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं कह सकते हैं, रिस्क फैक्टर ही कह सकते हैं। फिर एक होता है डिसऑर्डर, उसे कहते हैं मैटरनल फीटस रिसस, जो रेड वाला जो इसमें हाईलाइट किया हुआ है, इसको समझ लो। सो इसको भी लिंक किया जाता है प्रीनेटल एनवायरनमेंट में स्किज़ोफ्रेनिया से, लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है। इसमें क्या होता है कि मदर का जो RH फैक्टर है, रिसस जो इसमें लिखा हुआ है, वो मान लो नेगेटिव है और बच्चे का RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो जो मदर की बॉडी जो है उसको एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी, फीटस को, उस पर रिएक्ट करेगी, उसको किल करने की कोशिश करेगी। तो इट मे इवन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द फीटस ऑल्सो। सो इसको भी लिंक किया गया है स्किज़ोफ्रेनिया से, बट अगेन गारंटी नहीं है। यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस। तो जो 9th मंथ का पीरियड होता है उसको 3 पार्ट्स में हम देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट 3 मंथ। तो अगर जो है जो एक एशियन फ्लू होता है उससे अगर मदर जो है इन्फेक्ट हो गई है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उनको इंक्रीज रिस्क था स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का। मैंने इंक्रीज रिस्क बोला, गारंटी नहीं बोली है, ठीक है। अब इसी के आगे देखो जो रेड से हाईलाइट किया है, एक स्टडी जो ब्रिटेन में कंडक्ट की उसने पेंडेमिक में कंफर्म किया इसको,
लेकिन दूसरी स्टडी जो है क्रोएशिया में की गई, उसने इसको कंफर्म नहीं किया, तो अपोजिट फाइंडिंग्स हो गई। तो इसलिए जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई है, दे आर एट बेस्ट कैन बी सेड कि रिस्क फैक्टर है। फिर ये पोलियो है, मिजल्स है, वेरिसेला जोस्टर, रुबेला, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, मैटरनल जेनाइटल इन्फेक्शंस, बॉर्ना डिजीज वायरस, और अभी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये सब जो है कोरिलेशन है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में, कॉज एंड इफेक्ट नहीं कह सकते। कोरिलेशन और कॉज एंड इफेक्ट में फर्क है। कोरिलेशन है कि ये नंबर ज्यादा तो ये नंबर भी ज्यादा। कॉज एंड इफेक्ट की अगर ये है तो ये होना ही चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। तो कोरिलेशन यस, कॉज एंड इफेक्ट नो। फिर चाइल्डहुड एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो वो हम जो है उसके देखेंगे, तो अगर जो है उसको हेलुसिनेशंस जो हैं या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स जो है रहे हैं, तो फिर जो है अगेन वो चांसेस बढ़ जाते हैं, अगेन गारंटी मगर नहीं है। और डेवलपमेंटल डोमेन की बात करें, मतलब अलग अलग लाइफ स्टेजेस में जो माइलस्टोन अचीव करता है बच्चा, उसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं। तो वो बच्चे ने अगर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन लेट अचीव किए हैं, तो भी एक इंडिकेशन है कि भाई हाँ, माइलस्टोन भी इसने लेट अचीव किए थे, ये सिम्टम्स भी है, तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और ऐसा कोई गारंटी नहीं कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन टाइम से अचीव किए उनको नहीं हो सकता स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसा नहीं है। और क्या क्या देखेंगे, जैसे स्पीच प्रॉब्लम्स बच्चे को रही है, या एजुकेशन के रिजल्ट्स लो रहे हैं, अकेले खेलना पसंद है। 4 से 6 साल के बच्चों को ग्रुप में खेलना बड़ा मजा आता है, बिना कहे भाग भाग के जाते हैं, पर इनको अकेला खेलना पसंद होगा। और सोशल एंजाइटी भी होगी इवन एट द एज ऑफ 13। छोटे बचपन में तो बच्चों को रहती है, लेकिन इनको बड़े होके भी 13 तक भी अगर रह रही है तो एक इंडिकेशन है। तो सब्सटेंस अब्यूज भी है। ये सब्सटेंस अब्यूज जो है ट्रिगर भी कर सकता है, रिलैप्स भी कर सकता है। ट्रिगर का मतलब नहीं था मगर हो गया है, रिलैप्स का मतलब हो गया कि ठीक हो गया तो दोबारा से हो गया। तो जो अगेन रिलेशनशिप तो क्लियर कट नहीं है ड्रग्स के साथ में, लेकिन अगर कोई ऐसे सब्सटेंस लेता है तो ट्रिगर या रिलैप्स हो सकता है। और मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नेगेटिव इमोशंस होते हैं काफ़ी, पैरानोइया, एनिडोनिया, ये सब होता है, तो उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, एक चीज और ये देखी गई है कि जो 60% स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, दे आर फाउंड टू यूज सब्सटेंस। अब ये जो है क्यों यूज कर रहे होते हैं, इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इनके सिम्टम्स हैं, जो कंडीशन है, उसकी वजह से इनको सोशली तो कोई एक्सेप्टेंस मिलती नहीं है। पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ सब हैम्पर हो रही होती है, डिफिकल्टी आ रही होती है। तो उस नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए दे स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स। ठीक है। और ये तो मतलब यूज का मैंने बोला, अब्यूज नहीं बोला, यूज बोला। हमने पढ़ा था कि यूज मतलब एक किसी भी क्वांटिटी में, नॉर्मल सी क्वांटिटी में हो सकता है, रेगुलरिटी जरूरी नहीं है। तो ये यूज करने लग जाते हैं 60% लोग। और 37% जो है वो क्या डायग्नोज होते हैं, डायग्नोज विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। मतलब चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वालों को सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के। फिर there is some evidence that cannabis use can contribute to schizophrenia. Some evidence, अगेन गारंटी नहीं है। कुछ स्टडी ऐसा दिखाती हैं, लेकिन कुछ नहीं भी दिखाती हैं। तो रिस्क फैक्टर तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट वाला है। फिर एम्फेटामाइन एंड स्टिमुलेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। सो जो ये ट्रिगर करते हैं डोपामीन को,
फील स्टिमुलेंट्स जो है एलिवेशन करते हैं ना मूड का, एम्फेटामाइन भी एनर्जी, तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये डोपामाइन हाइपोथेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इसी की वजह से होता है कि भाई एम्फेटामाइन और स्टिमुलेंट्स यूज करने वालों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो डोपामाइन की हाई क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जरूरत से ज़्यादा होगी, तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है। और जो एम्फेटामाइंस हैं वो यूज करने से स्किज़ोफ्रेनिया है तो और सिम्टम्स खराब हो सकते हैं। तो इवन जो एम्फेटामाइन जो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, वो इवन हेल्दी लोग इंसान भी यूज करेगा तो उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनिशियली तो नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली बहुत तेजी से जो है टॉलरेंस डेवलप होगा और हो सकता है। तो जिसको ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया है वो एम्फेटामाइन लेगा तो उसको तो और वर्सन कंडीशन होनी होनी है। फिर हेलुसिनोजन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, पीसीपी का फुल फॉर्म याद है, और एलएसडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिनाइल साइक्लोडाइन जो है, और लाइसर्जिक एसिड एलएसडी। तो ये जो है हेलुसिनोजेंस हैं। अब differences between the drug induced state and the typical presentation of schizophrenia have become clear now. तो पहले जो है ये माना जाता था कि रिसर्च अगर आपको करनी है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च करनी है तो आपको पहले वो सिम्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे पेशेंट में। तो उनको सिम्टम्स पैदा करने के लिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, हेलुसिनेशन एक सिम्टम है, तो उनको जो है एलएसडी और पीसीपी जो है एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में देंगे ताकि उनको वो हेलुसिनेशन हो और फिर वो उन पर रिसर्च वगैरह करी जाए। लेकिन बाद में ये पता चल गया कि भाई जो हेलुसिनोजेंस जो क्रिएट करते हैं हेलुसिनेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में जो हेलुसिनेशन है उसमें फर्क होता है, सेम नहीं है। तो अब ये रिसर्च नहीं होती है। ठीक है। एक और जो है स्मोकिंग से रिलेटेड फैक्ट है कि अलग अलग कंट्रीज में जो रिसर्च की गई है उसमें ये पाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो स्मोकर्स के जो है यानी सिगरेट पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इंग्लैंड की बात करें, यूके की, तो 74% जो है पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया के थे दे वर फाउंड टू बी स्मोकर्स। स्कॉटलैंड में 58% पाए गए। अगेन इट इज़ अ वेरी हाई नंबर, है ना। 74 और 58 में फर्क है लेकिन परसेंटेज तो स्टिल सब्सटैंशियल है। और अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो उसकी आम पॉपुलेशन में 28% जो है स्मोकर्स हैं और स्किज़ोफ्रेनिया में 58% है, तो मतलब ज़्यादा तो है ही है। अगर पॉपुलेशन के एंगल से भी देखें तो भी ज़्यादा है। सो समहाउ इट हैव इतना ज़्यादा परसेंटेज है स्मोकिंग का स्किज़ोफ्रेनिया वालों में, बट जो उनमें चांसेस है डेवलप होने के लंग कैंसर वो लोअर देन एवरेज है, जबकि हायर होना चाहिए। दे आर स्मोकिंग मोर बट लोअर है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन तो बुक में दिया है, पहले वो बताता हूँ। एक एक्सप्लेनेशन मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। बुक में जो दिया है वो ये है कि जो जीन्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, हो सकता है उनमें ही कुछ ऐसा रेजिस्टेंस हो कि लंग कैंसर ना होता हो, पॉसिबल है। एक जो मेरे को समझ में आ रही है, अगेन कोई एविडेंस नहीं है लेकिन लॉजिकल है, कि हमने पढ़ा था कि जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले हैं उनकी एज जो है एवरेज लोगों से 12 to 15 ईयर्स कम होती है। तो ये जब मर ही जल्दी रहे हैं तो फिर इनको कैंसर होने के चांस तो कम होंगे ही होंगे। दे आर ऑलरेडी डाइंग वेरी अर्ली। हालांकि ये बहुत लॉजिकल मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कैंसर तो किसी भी एज में हो सकता है। अब इसमें ये फर्दर स्टडीज करने की जरूरत है कि भाई नॉर्मली कैंसर किस एज में होता है स्मोकर्स को, वो एज जो है स्किज़ोफ्रेनिया की एवरेज एज से मैच करती है नहीं करती है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इनकी ऑलरेडी लाइफ स्पैन जो है कम है, 12 to 15 ईयर्स। फिर ये स्टडी की गई थी स्वीडन में कॉन्स्क्रिप्ट्स के ऊपर। कॉन्स्क्रिप्ट्स मतलब जो कंपलसरी जिनके लिए होता है कि वो जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस है उसको ज्वाइन करेंगे। जैसे इंडिया में तो वॉलंटरी है, कुछ कंट्रीज में कंपलसरी है, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उनको कॉन्स्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो वो स्मोकिंग का देखा गया कि उनमें जो स्मोकर्स थे उनका जो है रिस्क फैक्टर ज़्यादा था स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का लेटर इन लाइफ।
इमीडिएटली नहीं कि अभी स्मोकिंग स्टार्ट की और कुछ साल में हो गया, नहीं, लेटर इन लाइफ। और अब इतनी तो हमने जो बात करी, लेकिन जो है अगर हम ये कहें कि क्योंकि लंग कैंसर जो है या स्किज़ोफ्रेनिया वालों को लंग कैंसर नहीं होता, वो स्मोकर होते हैं, तो हम स्मोकिंग करना शुरू कर दें, तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं है। स्मोकिंग के रिस्क फैक्टर बहुत हाई हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बहुत कम है, नॉट कैनॉट बी कंपेयर्ड। और अच्छा, ये मैंने बताया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, स्मॉल बट सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट से स्टडी की गई थी, प्रोटेक्टिव इफेक्ट मतलब लेटर लाइफ में उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन था। ठीक है, सो यानी कि अगर इस स्टडी के हिसाब से चलें कि जो स्मोकिंग करने लग जाएगा उसको लेटर लाइफ में चांसेस कम है, तो ठीक है, ये स्टडी तो ये कहती है, लेकिन स्मोकिंग करने से जो लंग कैंसर होगा वो, स्किज़ोफ्रेनिया होगा नहीं होगा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लंग्स तो खराब हो ही जाएंगे और बाकी चीज़ें खराब हो ही जाएंगी, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है। अब एक इसमें फैक्टर होता है सोशल एडवर्सिटी। तो ये भी देखा गया कि जो माइग्रेंट्स हैं, जैसे दूसरी कंट्री में जाके जो सेटल हुए हैं, उनको कंसिडरेबल रिस्क होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, भाई क्यों, माइग्रेशन का क्या रिलेशन हो सकता है? तो वो ये है कि वो जिस भी सोसाइटी में जाते हैं तो वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, फैमिली डिसफंक्शन हो जाएगी, फैमिली छोड़ के गया आपने, सब तो पूरी फैमिली लेके नहीं जाते ना माइग्रेशन, फैमिली से अलग है, एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, कोई जाते ही मिल जाए हर एक को जरूरी नहीं है, या कोई बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है हर एक को। और जो इस तरह के लोअर लेवल के जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी हाउसिंग कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है। सो ये सब क्या होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया है, तो वही जो हमने डायलिसिस मॉडल पढ़ा था वो हो जाता है। तो जो कॉग्निटिव बायस है वो भी हो जाता है डोपामाइन के न्यूरो ट्रांसमिशन से। जैसे कि अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बचपन में हुआ है बच्चे का, तो हमने बात करी थी कि स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं, गारंटी तो नहीं है। तो अब जो है ये जो एक्सपीरियंस बच्चे के हो रहे हैं माइग्रेशन वाले में, मेल, या बच्चे को माइग्रेशन नहीं भी है, मेल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अब वो डोपामाइन वाला जो है फैक्टर प्ले करेगा, बहुत कम हो सकता है। तो डोपामाइन हाइपोथेसिस जो है दोनों तरह से काम, मतलब सेंसिटिव हो जाएगा बच्चा, हम ये कह सकते हैं। सेंसिटिव हो जाएगा इन द सेंस कि अगर फ्यूचर में उसको जो है कभी कंडीशंस मिली ऐसी, तो फिर जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो अब जो है अगर हम स्ट्रक्चरल न्यूरो इमेजिंग स्टडीज की बात, स्ट्रक्चरल न्यूरो इमेजिंग का मतलब अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उसमें जो है हमें क्या मिलेगा, थिनिंग ऑफ कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर होता है, उसको जो चीज ज्वाइन करती है उस पार्ट को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम जो है पतला पाया जाता है किसमें, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिड्यूस्ड हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो फीटल हाइपोक्सिया हुआ तो उसमें जो है रिड्यूस जो है हो जाता है हिप्पोकैम्पस, तो वो भी जो है देखा गया है। और तीसरी चीज के लॉस ऑफ वॉल्यूम इन द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। सो जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है ये भी, इसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो अब जो ग्रेजुअली जो ओरिएंटेशन हो रहा है DSM-5 वगैरह में और उसके आगे DSM-5 TR में, तो साइकोलॉजिकल से न्यूरोबायोलॉजिकल एंगल पे ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये बातें काम आती हैं डायग्नोसिस के टाइम में कि भाई सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव हेलुसिनेशन, डिल्यूजन है, और जो न्यूरो इमेजिंग है वो भी ये बता रही है कि भाई कॉर्पस कैलोसम इसका थिन है, हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम कम है, एंटीरियर सिंगुलेट जायरस का कॉर्टेक्स का भी वॉल्यूम कम है, तो ऐसे कोरिलेट हो जाती है बातें। केवल सिंगल एक चीज पे कभी नहीं कह सकते हैं, केवल ये तीन चीजें कम है तो हम कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, भी कैनॉट से। अब जो अर्बन सिटीज हैं
वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होने का। इसका एक पॉसिबल रीज़न हम ये कह सकते हैं कि अर्बन में, सिटीज़ में जो है ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल होती है, ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं मॉडर्न डे लाइफ के। फिर क्लोज रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं कि अगर नेगेटिव जो है एटीट्यूड मिल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया वाले को तो उससे भी होगा। एनवायरमेंटल हम बात कर ही चुके हैं कि इट प्लेज ए बिग रोल, बट हेरिडिटरी वाला भी आती है बात। फिर एक ये भी होता है इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट हो ऐसा चाहता है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया जो में जो ये देखा गया कि जो लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, दे आर प्रे टू स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है तो चांसेस कम है। पर्सनालिटी टाइप का भी कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट जो हैं उनको जो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है। फिर अब अगेन जो न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग एस्पेक्ट्स, ऊपर तो हमने इमेजिंग की बात करी थी कि हमने इमेज करी और हमने देखा कि साइज वाली बात करी। अब फंक्शनिंग की बात करें, फंक्शन कैसा कर रहा है वो। फंक्शनिंग और साइज दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि साइज डिफरेंट हो लेकिन फंक्शनिंग नॉर्मल हो, पॉसिबल है। तो इनको एक साथ नहीं देखना चाहिए। साइज अलग बात है, फंक्शनिंग अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन का वेट या ब्रेन का साइज, ये अगर ज्यादा है तो जरूरी थोड़ी कि कोई इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। सो लाइकवाइज अगर ब्रेन का कोई पर्टिकुलर साइज बड़ा या छोटा है, चांसेस जरूर हैं कि वो डेवलप्ड होगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो वही चीज यहाँ बात हो रही डिसफंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। तो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो फ्रंटल लोब के जो फंक्शंस हैं जो हमने अभी बात की, जैसे इम्पल्स कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये सब जो है टेम्पोरल लोब, यहाँ से लैंग्वेज कंट्रोल होती है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल एनालिटिक। जो लेफ्ट वाला है वो लॉजिकल फैकल्टी माना जाता है, राइट वाला क्रिएटिव वाला होता है, इमोशनल वाला होता है राइट। और बेसल गैंग्लिया, ये सब जो है कैसे फंक्शन कर रहे हैं ये देख के भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कैसा हो सकता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेटर होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, फंक्शनल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो होता है इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेमोरी तो डेफिनेटली जो है स्किज़ोफ्रेनिया वाले की वैसी नहीं मिलेगी जैसे एक नॉर्मल आदमी की होती है। सो और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं जो अभी हमने बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह, तो उसमें रिलेटिवली सेलेक्टिव होगा। मतलब सब में सब चीज़ खराब हो, बहुत खराब हो नहीं, कुछ में कुछ खराब होगा, कुछ में कुछ खराब होगा, ओवरऑल मिला के फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शनिंग उसकी करोगे तो खराब तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप कहोगे हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, कम किसी का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। आई थिंक दिस, हाँ ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का, सबसे पहला आता है हॉस्पिटलाइजेशन। सो तीन ही तरीके होते हैं किसी पेशेंट के, मेंटल पेशेंट के हॉस्पिटल में आने के। एक तो वो खुद ही आ जाए, भाई आई हैव सम प्रॉब्लम प्लीज ट्रीट मी, जनरली ये कम होता है। फिर उसके बिहेवियर की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होती है तो उसके घर वाले, फ्रेंड्स या कोलीग्स वो लेके आते हैं, ये काफ़ी होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है इनवॉलेंट्री। इंडिविजुअल जो है आना नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती लेके आना पड़ता है, बिकॉज दैट पर्सन इज ए थ्रेट टू हिमसेल्फ एंड अदर्स। अगर मान लो कोई डिलीजनल है व्यक्ति, और उसको डिलीजन ये है कि उसका इस धरती पे जन्म इसलिए हुआ है कि वो सबको खत्म करे, सबको मार दे, तो बहुत डेंजरस बात है ना। दैट पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू लिव इन सोसाइटी ओपनली, तो उसका ट्रीटमेंट तो जरूरी है। तो ये इनवॉलेंट्री हुआ। तो ये तब होगा जब लोग कंप्लेन करेंगे, उसके घर वाले कंप्लेन करें या पड़ोसी कंप्लेन करें, कुलीग्स कंप्लेन करें, कोई भी करे, तब जो है ये होता है। तो अब हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी बहुत सीवियर है तो ईसीटी से स्टार्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और मेडिकेशन देते हैं। वो कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पे डिपेंड करेगा।
उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं, या खाने में मिला के भी दे सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ द पर्सन इज बिहेविंग और कोऑपरेटिंग। और हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा मेडिकेशन, भाई घर पे भी मेडिसिन रह के ली जा सकती है। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, जो उसके लिए जो है रिस्पेरिडोन ली जाती है। पॉजिटिव सिम्टम मतलब जो होने नहीं चाहिए पर हैं, जैसे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, तो रिस्पेरिडोन। एज ए साइकोलॉजिस्ट तुम्हें कभी मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन नाम पता होने से, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट आए कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ तो पता चल जाएगा अच्छा पॉजिटिव सिम्टम्स इसमें कुछ पाए गए होंगे, तभी इसको ये मेडिसिन दी जा रही है। तो रिस्पेरिडोन है। और अब जो नई एंटीसाइकोटिक जो है ड्रग्स आई हैं, वो ज़्यादा प्रेफर की जा रही कंपेयर टू ओल्डर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो वेट गेन की तो शिकायत होती है इनमें, लेकिन अब और जो मेडिसिन आ रही हैं उसमें कुछ जैसे जिप्रासिडोन है, एरिपीप्रेजोल है, ये जो है वेट न्यूट्रल मानी जाती है। ये ग्रीन में जो है हाईलाइटेड है, सो ये वेट न्यूट्रल मानी जाती है। अगला ट्रीटमेंट जो है सीबीटी है। सीबीटी में उसका जो कोर बिलीफ सिस्टम जो है कोई जो है गलत है, उसको हम फोकस करेंगे और लॉजिकली उससे बात करेंगे। लेकिन डिल्यूजनल पेशेंट को सीबीटी काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। जब तक वो मेडिकेशन या ईसीटी जो भी नेसेसरी वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, से वो रियलिटी के टच में ना आ जाए, तब तक जो है सीबीटी काम नहीं करेगी। कोई डिल्यूजनल पेशेंट है, उसकी सीबीटी करना समझदारी नहीं है विदाउट मेडिकेशन। मेडिकेशन के बाद यस यू कैन। और जो ये देखा गया है कि अगर जो है अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, जल्दी जो है उसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन हो जाए। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब न्यूरोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। न्यूरोलॉजिकल में मेडिसिन हो गई, और साइकोलॉजिकल में ये जो सीबीटी या कोई भी और थेरेपी जो भी डिपेंड करता है कौन सी देनी पड़े, तो वो अगर जो है इफेक्टिवली दी जाए तो कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, चाहे वो साइकोमोटर स्पीड हो या वर्बल मेमोरी हो, नॉन वर्बल मेमोरी हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो। और न सिर्फ उसके फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, अगर उसकी एफएमआरआई करोगे, एफएमआरआई में फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक इमेजिंग टेक्निक है। तो एफएमआरआई में भी जो है ये देखा जाता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आया फंक्शनिंग में। कैसे पता चलता है कि एक डाई होती है, डाई इन द सेंस कलर जो होता है, तो वो रेडियो एक्टिव डाई होती है, वो दी जाती है पेशेंट को, तो वो ब्लड में जाती है। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ जाएगी, तो जहाँ पे जो है ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा होगा ब्लड का, यानी कि ब्रेन का जो पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा, वहाँ पे जो है ज़्यादा वो डाई दिखाई देगी, क्योंकि ब्लड वहाँ पे ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा। तो एफएमआरआई से हमको पता लग जाएगा कि ये ब्रेन का पार्ट जो है पर्टिकुलर सही फंक्शन कर रहा है, अच्छा फंक्शन कर रहा है। सो फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, एंड न्यूरो इमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्रू एफएमआरआई देखा जाता है। मेटाकॉग्निटिव ट्रेनिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब और चीज़ों के साथ में, केवल यही नहीं, there are other things are going on and simultaneously metacognitive training is दिया गया। So metacognitive training में क्या होता है कि the person is trained to think in a particular manner, सोचना कैसे ये उसको सिखाया जाता है। जैसे जो है हर चीज में कोई निगेटिव देख रहा है, तो उसको बोलो कि अच्छा इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ के बताओ, तो वो फिर डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करेगा। कोई वो नेगेटिव बात किसी के बारे में कह रहा है कि मैंने उसको फ़ोन किया, उसने अभी तक मुझसे कॉल बैक नहीं किया है, तो वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो अच्छा बताओ और क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो ना कॉल करे। तो इस तरह से सोचने के डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं। फिर फैमिली थेरेपी एंड एजुकेशन, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं ऑलरेडी एस्पेक्ट बता चुका हूँ। एक तो फैमिली वालों को डील करना होता है उससे, वो भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा, वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं उससे डील करते करते, तो उनको भी जो है हेल्प की ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल।
सो ये अगर फैमिली थेरेपी भी दी जाए और साइको एजुकेशन भी दी जाए उनको कि भाई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, ये ऐसे करेगा ही करेगा, तो उनको जो है फिर पता लगता है कि अच्छा ठीक है, ये जो कर रहा है फिर मतलब ड्रामा नहीं कर रहा है। नहीं तो एक आम आदमी सोचेगा अरे ये ऐसे ड्रामा कर रहा है। साइको एजुकेशन होगी तो अच्छा, पर्सन इज सिक, जैसे अगर कोई आदमी स्पीड से नहीं चल रहा है तो आप कहोगे यार बहुत स्लो है, जो है लेथार्जिक है, आलसी है, लेकिन आपको बताया जाए भाई इसका पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो अब आप कहोगे ओहो फ्रैक्चर है, कोई बात नहीं तुम आराम से चलो, तो एकदम एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना। सो लाइक वाइज साइको एजुकेशन में जो है, इफ यू टेल द पर्सन इज हैविंग ए ब्रोकन माइंड, तो फिर वो सिंपैथेटिक होगा, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसा होता है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन।